नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारी मांसपेशियां असल में कभी पूरी तरह सोती नहीं हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के सिस्टम की गहराई में उतरेंगे जो हमें चलने फिरने, उठने बैठने की ताकत देता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारी मांसपेशियां असल में काम कैसे करती हैं। इस सफर में हम 5 हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आराम करते समय भी मांसपेशियां क्या करती रहती हैं। फिर जानेंगे कि ये कैसे एक टीम की तरह काम करती हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि असल में कोई मूवमेंट, कोई हरकत पैदा कैसे होती है। और फिर ये भी देखेंगे कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है। और आखिर में बात करेंगे कि डॉक्टर मांसपेशियों की परफॉर्मेंस को मापते कैसे हैं। तो ये है हमारा पहला पड़ाव, मांसपेशियों की आराम वाली अवस्था यानी कि मसल टोन को समझना, क्योंकि ये ही वो नींव है जिस पर हर छोटी बड़ी हरकत टिकी होती है। तो आखिर ये मसल टोन है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी मांसपेशी का खिंचाव के खिलाफ एक हल्का अंदरूनी प्रतिरोध है, तब भी जब वो पूरी तरह से रेस्ट पर हो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात साफ है, कोई भी मांसपेशी अकेले काम नहीं करती। हर हरकत को अंजाम देने के लिए वो एक पूरी टीम की तरह काम करती हैं, और इस टीम में हर प्लेयर का एक खास रोल होता है। इस मूवमेंट की टीम में 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है एगोनिस्ट, जो उस हरकत का मेन हीरो है। फिर आता है एंटागनिस्ट, जो हीरो के ठीक उलट काम करता है ताकि मूवमेंट कंट्रोल में रहे, बिल्कुल रस्साकशी के खेल की तरह। फिर होते हैं सिनर्जिस्ट, जो हीरो की मदद करते हैं। और आखिर में फिक्सेटर, जो जोड़ों को अपनी जगह पर टिका कर रखते हैं ताकि पूरी हरकत सही तरीके से हो पाए। लेकिन तब क्या होता है जब इस टीम वर्क में कोई गड़बड़ी आ जाए? तब पैथोलॉजिकल सिनर्जी जैसी हालत बन सकती है। इसमें होता ये है कि मांसपेशियां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक तय फिक्स्ड पैटर्न में एक साथ हरकत करने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसा अक्सर स्ट्रोक के मरीजों में देखने को मिलता है। अब आते हैं असल एक्शन पर। मांसपेशियां हरकत पैदा करने और उसे कंट्रोल करने के लिए 3 खास तरीकों से सिकुड़ती हैं। इन तरीकों को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पहला है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जरा सोचिए कि कोई भारी बक्सा उठाकर बस एक जगह खड़े हैं। मांसपेशियां पूरा जोर लगा रही हैं, पर उनकी लंबाई में कोई बदलाव नहीं हो रहा। मतलब काम तो हो रहा है, पर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा। दूसरा है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मांसपेशी जोर लगाते हुए छोटी हो जाती है। जैसे कि जब हम कोई सामान उठाकर कंधे की तरफ लाते हैं तो हमारी बाइसेप्स की मांसपेशी सिकुड़ जाती है। यही किसी भी काम का लिफ्टिंग यानी उठाने वाला हिस्सा है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन। इसमें मांसपेशी तनाव में रहते हुए भी लंबी होती है। ये हमारी हरकतों के लिए एक ब्रेक की तरह काम करती है, जैसे उसी सामान को धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे रखना। सोचिए, अगर ये न हो तो हर चीज हमारे हाथ से धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि तब क्या होता है जब ये बेसलाइन टोन, ये तैयारी की अवस्था खराब हो जाती है। यानी या तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हाइपोटोनिया मतलब बहुत ही कम टोन, जिससे शरीर ढीला ढाला महसूस होता है। बीच में है नॉर्मल टोन, और दूसरे सिरे पर है हाइपरटोनिया, मतलब बहुत ज्यादा टोन, जिसमें स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी जैसी दिक्कतें आती हैं। पहले स्पास्टिसिटी की बात करते हैं। ये वो हालत है जिसमें मांसपेशी की अकड़न इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी तेजी से हिलाया जा रहा है। मतलब आप किसी के हाथ या पैर को जितनी तेजी से सीधा करने की कोशिश करेंगे, मांसपेशी उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, उतनी ही ज्यादा अकड़ जाएगी। इस अनुभव को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल होता है, क्लैस्प नाइफ फिनोमेनन। इसमें होता ये है कि जब किसी अकड़े हुए अंग को हिलाया जाता है तो शुरू में बहुत जोरदार प्रतिरोध मिलता है, और फिर अचानक से वो प्रतिरोध खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुराने जमाने का बटन वाला चाकू खुलता है। अब इसके उलट है रिजिडिटी। इसमें अकड़न का गति से कोई लेना देना नहीं होता। आप अंग को चाहे धीरे हिलाएं या तेजी से, प्रतिरोध एक जैसा ही बना रहता है, मानो जैसे किसी शीशे के मोटे पाइप को मोड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये समस्या अक्सर दिमाग के बेसल गैंग्लिया हिस्से में गड़बड़ी की वजह से होती है। तो संक्षेप में कहें तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
स्पैस्टिसिटी गति के साथ बदलती है और दिमाग से मांसपेशियों तक जाने वाले सिग्नल में दिक्कत से होती है। वहीं रिजिडिटी में अकड़न लगातार एक जैसी रहती है और ये दिमाग के मूवमेंट कंट्रोल सेंटर यानी बेसल गैंग्लिया की बीमारियों से जुड़ी होती है। मसल टोन को मापने के लिए मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये 0 से 4 तक का एक ग्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ 0 का मतलब है कि टोन बिल्कुल नॉर्मल है और 4 का मतलब है कि अंग पूरी तरह से अकड़ा हुआ है और उसे हिलाना लगभग नामुमकिन है। और ताकत को जांचने के लिए मैनुअल मसल टेस्ट या एमएमटी स्केल है। इसकी ग्रेडिंग 0 से 5 तक होती है। 0 मतलब मांसपेशी में कोई हरकत नहीं हो रही और ग्रेड 5 का मतलब है कि ताकत बिल्कुल नॉर्मल है, यानी गुरुत्वाकर्षण और बाहरी दबाव के खिलाफ भी आसानी से मूवमेंट हो रहा है।